Hello everyone, welcome back once again to MBBS Mentor. Hope you all are well enjoying this quarantine, but इसमें स्टडी भी करना भी बहुत ज़रूरी है. सो आई एम बैक विथ अनदर वीडियो ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल. तो हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे. ये तो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है कि कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. उनमें सिंसाइटियम होता है, फ्यूज प्रोटोप्लाज्म होता है, लाइट स्ट्राइएशंस होते हैं और they never get fatigued. Now we'll discuss their properties. So there are mainly 6 properties, 6 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं. सो नंबर 1 इज ऑटोरिदमिसिटी. तो ऑटोरिदमिसिटी दो वर्ड से बना है, ऑटोमैटिसिटी और रिदमिसिटी. ऑटोमैटिसिटी का मतलब ये है कि कार्डियक मसल सेल्स दे हैव द प्रॉपर्टी टू जनरेट देयर ओन इम्पल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. सो दिस इज देयर ऑटोमैटिसिटी. वो इंडिपेंडेंट हैं कि वो अपनी इम्पल्स खुद जनरेट कर सकते हैं. सो वी ऑल नो दैट हार्ट हैज स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर दैट. एसए नोड, एवी नोड, दे ऑल कैन जनरेट देयर ओन इम्पल्सेस. और रिदमिसिटी यानी एक प्रॉपर रिदम में, एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर तरीके में इम्पल्स जनरेट होती हैं. तो हार्ट में टोटल इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट के अंदर जो इम्पल्स जनरेट होती है वो हार्ट खुद इंडिपेंडेंटली जनरेट कर सकता है और एक प्रॉपर मैनर में रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे जनरेट होती है. सो ये इस यहाँ पे चार्ट में बना हुआ भी है. ऐसे नोड में 70 to 80 इम्पल्स पर मिनट जनरेट होती हैं. एवी नोड में 40 to 60 इम्पल्स पर मिनट. एवी बंडल या बंडल ऑफ हेस में 30 to 36 और पोकंजे फाइबर्स में 15 to 40 इम्पल्स पर मिनट जनरेट होती हैं. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि द इम्पल्स जनरेटेड इन द एसी नोड इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द मायोकार्डियल सेल्स थ्रू जंक्शनल टिश्यू. यानी जो इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड में या किसी और भी जंक्शनल टिश्यू में वो इक्वली और अनडिस्टिंग्विशेबली सारे कार्डियक मसल सेल्स में डिवाइड हो जाती है. यानी जो इम्पल्स जनरेट हुई वो पूरे हार्ट में स्प्रेड होती है, पूरे हार्ट में डिवाइड होती है विद देयर कंडक्शन वेलोसिटीज़. और ये है इसकी कंडक्शन वेलोसिटीज. ऐसे नोड में 0.05 मीटर पर सेकेंड, एट्रियल पाथवेज में 1 मीटर पर सेकेंड, एवी नोड में 0.05 मीटर पर सेकेंड, बंडल ऑफ हेज में 1 मीटर पर सेकेंड, बर्कुंजे सिस्टम में 4 मीटर पर सेकेंड और वेंट्रिकुलर मसल्स में 1 मीटर पर सेकेंड. तो इसका ये मतलब हुआ. सो द थर्ड इज एक्साइटेबिलिटी. Heart muscles show excitability, that when a stimulus of adequate strength and duration is applied to it develops an action potential. Excitability का मतलब क्या है? They have the ability to excite themselves. तो जब एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एडिक्वेट स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन, जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन का एक स्टिमुलस है जो इसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइंड है, जो मिनिमम इतनी होनी चाहिए और फॉर ड्यूरेशन जो एक ड्यूरेशन डिटरमाइंड है कि इतने समय तक होना चाहिए. अगर उस स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन का कोई स्टिमुलस जनरेट होता है और वो एक्ट करता है तो हार्ट मसल शो एक्साइटेबिलिटी. वो एक्साइट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. तो इसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं. अब यहाँ स्टिमुलस जो है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइलिटी. सो आफ्टर एक्साइटेशन हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू केमिकल एंड मैकेनिकल चेंजेस इन द एक्टिन एंड मायोसिन. कॉन्ट्रैक्टाइलिटी कि जब नाउ अब हार्ट को इम्पल्स मिल गया, स्टिमुलस मिल गया. सो आफ्टर रिसीविंग द स्टिमुलस द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. उसमें केमिकल और मैकेनिकल चेंजेस होते हैं उसके एक्टिन और मायोसिन, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन और मायोसिन. तो जब उसे स्टिमुलस मिल गया तो उसके केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइलिटी. अब कॉन्ट्रैक्टाइलिटी दो लॉज फॉलो करती है, ऑल और नन लॉ. If myocardial fibers are stimulated by a stimulus at or above threshold level, there will be maximum contraction of heart muscle. But if the stimulus is sub threshold, there will be no contraction at all. तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक मिनिमम स्टिमुलस चाहिए. फॉर एग्जांपल 35 मेगावोल्ट चाहिए. अगर 35 मेगावोल्ट से कम स्टिमुलस है तो एक भी हार्ट सेल नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं रिलैक्स करेगा. इसका 35 से अगर कम है, अगर 20 है तो एक भी कार्डियक मसल सेल
उसको रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि चलो अगर 20 है 35 होना चाहिए, 20 है तो आधे कर लेते हैं या 1/4 कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। दे ऑल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एज अ सिंगल यूनिट। तो अगर 35 इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड यानी जो मिनिमम चाहिए कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के लिए, तो 35 से अगर कम है एक भी मेगावोल्ट कम है तो कोई भी रिलैक्स नहीं करेगा। और अगर 35 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है तो भी वो सारे उसी प्रॉपर मैनर में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर 35 से ज़्यादा है तो 2 बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाएगा, ये नहीं है। दी नेक्स्ट इज दी फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ कहता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर। यानी जो कार्डियक मसल फाइबर की एक लेंथ है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो उसके प्रोपोर्शनल है, वो उस पर डिपेंड करता है। उसका एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल तरीके से, एक एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है और ये लाइफ सेविंग भी हमारी है, ये जीवन रक्षा के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। And it is very useful. It is a natural system and is very useful in cases of cardiac failure. So let us see by an example. होता है ये, सपोज कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा वो फेल कर जाता है, वो फेल कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होता रहेगा। अब ब्लड इकट्ठा हो गया तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से चूंकि ये ब्लड उसमें फिल हो रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला एरिया एक्सपैंड हो जाएगा, तो कार्डियक मसल फाइबर की लेंथ एक्सपैंड हो गई। अब फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ यहाँ से एक्शन में आता है। अब हार्ट को पता चल गया, सिग्नल ब्रेन को, हार्ट ने सिग्नल्स भेजे ब्रेन को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, चूंकि उसकी जो मसल फाइबर की लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। अब तो ब्रेन उसे डायरेक्ट करेगा हार्ट को कि वहाँ वेंट्रिकल्स में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर दे। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो ब्लड है वो वापस साइकिल में आ जाएगा। सो दिस वॉज द एप्लीकेशन ऑफ फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ। The fifth one is refractory period. Refractory period of the heart is the interval of time during which a normal cardiac impulse cannot re-excite an already excited area of cardiac muscle. तो refractory period में क्या होता है, जब कार्डियक इम्पल्स आई एक एरिया में, सपोज AV नोड में, उसने AV नोड को एक्साइट कर दिया, तो कुछ समय के लिए, सपोज 0.01 सेकेंड के लिए वो एक्साइटेड है, तो 0.01 सेकेंड के पीरियड तक वो एक्साइटेड रहेगा, उसके बाद वो दूसरी इम्पल्स को एक्सेप्ट करेगा। 0.01 सेकेंड के इंटरवल के दौरान अगर दूसरी इम्पल्स आ जाएगी तो वो उसके लिए रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे सेंस ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक रिफ्रैक्टरी पीरियड है जो एक टाइम लैप्स चाहिए। जैसे अब हम पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, हमने 3 घंटे पढ़ा, 3 घंटे हमारी मैक्सिमम पढ़ने की लिमिट है, अब उसके बाद हम 5 मिनट और ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते, तो 3 घंटे के बाद हमें 1 घंटा आराम चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद कितना भी स्ट्रेस हो, जब आपकी बॉडी पूरी थक गई है, उसने कहा कि भाई मुझे 1 घंटे का आराम चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कल एग्जाम हो, तो 1 घंटे का आप रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। सो वो जो 1 घंटा है, दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। The sixth is tonicity. So tonicity is the state of sustained and partial contraction of heart muscle to regulate its volume during the filling of the ventricles during diastole. तो ये है स्टेट है सस्टेन एंड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें टोनिसिटी में ये कंसर्न है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स चूँकि बड़े होते हैं एट्रिया के कंपैरिजन में, तो जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं तो उसमें एक कुछ टेंशन और कुछ फोर्स हार्ट की तरफ से बना रहता है, ताकि वो ओवर रिलैक्स ना हो जाए, अपने शेप से ज़्यादा ना पड़ जाए। तो उसके शेप और एक्शन को मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ टेंशन, कुछ फोर्स हमेशा हार्ट की तरफ से रहता है, कि ताकि वो अपने प्रॉपर शेप में रहें, तो उसे टोनिसिटी कहते हैं। सो दीज वर ऑल दी 6 पॉइंट्स। होप यू अंडरस्टूड टुडेज वीडियो। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। एंड so do like the video, share, comment and do subscribe to our channel. Stay tuned to MBBS Mentor. Goodbye.